हेलो स्टूडेंट्स, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। बीकॉम फर्स्ट ईयर ABST फर्स्ट का पेपर हम पढ़ रहे हैं। कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस में आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। देखिए, लॉस बाय फायर जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो लॉस होता है वो डायरेक्ट लॉस। डायरेक्ट लॉस जो होगा जैसे लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक जल गया, या फिर सेकंड जो लॉस है लॉस ऑफ फिक्स असेट्स, जो फिक्स असेट्स है वो जल गई। तो इंश्योरेंस जो है वो लॉस ऑफ स्टॉक का भी हो सकता है और लॉस ऑफ फिक्स असेट्स का भी हो सकता है। कंप्यूटर जल गया, बिल्डिंग जल गई या फर्नीचर जल गया। यहाँ पे हम फायर इंश्योरेंस रिलेटेड देख रहे हैं क्वेश्चन। तो स्टॉक जल गया और लॉस ऑफ फिक्स असेट्स हो गया, जल गई असेट्स। तो ये जो इनका इंश्योरेंस जो हम लेंगे वो डायरेक्ट लॉस होता है। जितना लॉस हुआ उतना कंपनी आपको पे कर देगी अगर इंश्योरेंस है तो। और अगर मान लीजिए आपने पॉलिसी कम अमाउंट के लिए हुई है और आपको लॉस ज़्यादा का हो गया तो फिर उस कंडीशन में आपको फॉर्मूले के थ्रू वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करने के लिए। जैसा कि हमने लॉस ऑफ स्टॉक के कई क्वेश्चन किए भी और आपने उनमें देखा भी होगा कि हम जो अमाउंट फॉर क्लेम होता है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट फॉर क्लेम कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट फॉर क्लेम कैलकुलेट करने के लिए जनरली हम फार्मूला यूज करते हैं लॉस बाय फायर इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। फिक्स असेट्स के केस में है तो वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की जगह। तो ये फॉर्मूला जनरली हम यूज करते हैं कब, अगर ये लॉस डायरेक्ट है तो। एक होता है इनडायरेक्ट लॉस। इनडायरेक्ट लॉस का मतलब जब आग लगी उस समय जो आंखों से दिखाई दे रहा है जो हमें डायरेक्ट लॉस हुआ, उसके अलावा एक लॉस और हो गया इनडायरेक्ट लॉस, जिसमें कि लंबे समय तक उसका प्रभाव रहा। जैसे गोडाउन में आग लगी तो गोडाउन का रिपेयर कराने में हमें टाइम लग जाएगा। गोडाउन जल गया, गोडाउन में जो स्टॉक रखा था वो भी जल गया। वो जो स्टॉक जला वो तो है डायरेक्ट लॉस, लेकिन अब गोडाउन को रिपेयर कराना पड़ेगा, गोडाउन पेंट कराना पड़ेगा और फिर उसका हम यूज़ करेंगे, उसमें लगेगा टाइम। तो तब तक हमारा जो स्टॉक है, क्या हम बिजनेस नहीं करेंगे? तब तक हम बिजनेस करेंगे निश्चित रूप से। और बिजनेस या अगर बंद रखना पड़ा 2, 4, 6 दिन या 1 महीना, तो उस कंडीशन में जो लॉस होगा वो कौन सा लॉस कहलाएगा? वो आग लगने का डायरेक्ट रीज़न तो नहीं है, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली आग लगने के कारण ही वो लॉस हुआ है। तो ऐसा लॉस जो आग लगने से डायरेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ आग लगने के कारण इनडायरेक्टली रूप से हुआ है, तो ऐसा लॉस आपके कॉन्सिक्वेंशियल लॉस कहलाता है, जिसमें जनरली आता है लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट। ये लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट क्या होता है? देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपने कपड़े का बिजनेस करता है और कपड़े का बिजनेस में बाई चांस किसी दिन आग लग गई और आग लगने के कारण उसको नुकसान हुआ। अब अगले दिन जब वो बिजनेस करेगा तो वापस से वो उसी दुकान में कैसे बैठेगा, क्योंकि वहाँ पे आग लगने के कारण सारा जो फर्नीचर है, जो बिल्डिंग है, वो सारी ख़राब हो चुकी होगी, रिपेयर की ज़रूरत होगी। तो ऐसी कंडीशन में उसको या तो बिजनेस बंद रखना पड़ेगा या फिर
उस बिजनेस को किसी दूसरी जगह आसपास ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। हो सकता है उसे कुछ समय के लिए पास में ही एक दूसरी बिल्डिंग किराए पे लेनी पड़े, तो इसके लिए उसे एडिशनल एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे और सारे के सारे कस्टमर उस नई जगह पे पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो निश्चित रूप से जो पहले उसकी सेल होती थी उतनी सेल तो इस बार नहीं हो पाएगी। कुछ कस्टमर पहुंचेंगे और कुछ कस्टमर नहीं पहुंचेंगे। जितने कस्टमर पहले पहुंचते थे उस शॉप पे, उसके पास वाली शॉप पे हो सकता है नहीं पहुंच पाए। तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो सेल्स है वो पहले की कंपैरिजन में कम हो जाएगी और जितनी सेल कम होगी उस पर निश्चित रूप से जो प्रॉफिट है वो भी कम होगा। तो ये जो लॉस हुआ आपका सेल कम होने के कारण हुआ और सेल कम हुई तो आपका प्रॉफिट भी कम हुआ। तो इसके लिए आप ये जो लॉस हुआ इसे आप लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट कहेंगे। और ये क्यों हुआ? ये आग के कारण हुआ, लेकिन डायरेक्ट नहीं हुआ, इनडायरेक्टली हुआ, इसलिए ये इनडायरेक्ट लॉस कहलाएगा। अब दूसरा हो सकता है क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेज। सेकंड जो होता है लॉस ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल और एक्सपेंसेज, वर्किंग एक्सपेंसेज। तो देखिए एडिशनल एक्सपेंसेज हमें पे करने पड़ गए। एडिशनल एक्सपेंसेज कौन से पे करने पड़ गए हमें? जब हमने एक्स्ट्रा सेल करने के लिए या सेल को इंक्रीज करने के लिए कुछ एक्सपेंसेज किए। जब हमने आग लगने के बाद सेल इंक्रीज करनी चाहिए और सेल इंक्रीज करने में हमें लगेगा टाइम। क्यों? क्योंकि जो बिल्डिंग है और जो आसपास जो फर्नीचर वगैरह है वो सारा हमारा जल चुका है, तो हमें नया फर्नीचर परचेज करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बिल्डिंग है वो भी रिपेयर करानी पड़ेगी। तो ये जो एक्सपेंसेज हुआ ये एडिशनल एक्सपेंसेज कहलाएगा। इसके अलावा एक नई जगह हमने किराए पे ली जहाँ पे हम बिजनेस को ट्रांसफ़र कर सके जो पास में ही है। फिर उसके अलावा वहाँ पे आपने कोई निश्चित रूप से बताने के लिए कुछ ना कुछ एरो वगैरह लगाया होगा, कोई साइन बोर्ड वगैरह लगाया होगा, जिसके थ्रू सारे कस्टमर हैं उनको ये जानकारी होगी आपकी जो प्रीवियस वाली जो शॉप है, जो पहले शॉप थी, वो यहाँ से अलग जगह ट्रांसफ़र हो चुकी है। सारे के सारे कस्टमर पहुँचेंगे नहीं, लेकिन आपको ये एक्सपेंसेज करना पड़ा, एक नया ऑफिस किराए पे लेना पड़ा। तो ये सारे एक्सपेंसेज आपके एडिशनल एक्सपेंसेज कहलाते हैं। तो इन एक्सपेंसेस को भी आप क्लेम कर सकते हैं, इनका भी आप पॉलिसी करा सकते हैं। इन सब के लिए अलग पॉलिसी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और उसी में सारी की सारी इंक्लूड हो गई। अगर आप ये अलग से पॉलिसी लेंगे तो फिर ये आपको क्लेम मिलेगा। अगर आप इनका इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो देखिए आपने लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट आपने ले लिया, लॉस ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस भी आपने ले लिया है, और तो ये जो एक्सपेंसेज है इनके लिए आप एक अलग से पॉलिसी ले लेते हैं। और इस इनडायरेक्ट लॉस को ही हम कॉन्सिक्वेंशनल लॉस कहते हैं। लॉस यानी कि आग लगने के कारण होने वाले लॉस। अब इनका जो क्लेम है वो हम किस तरीके से करते हैं उसका प्रोसीजर देखते हैं। तो इनका जो क्लेम है वो हम किस तरीके से ले सकते हैं उसका प्रोसीजर हम देख लेते हैं। डायरेक्ट लॉस का स्टॉक का जब क्लेम लेना था तो हमने देख लिया, इसके 4 to 5 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, और क्वेश्चन देख लेंगे अभी। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बता दीजिएगा। अब जो हम क्लेम देखेंगे वो प्रॉफिट के लिए देखेंगे, लॉस के लिए, एडिशनल एक्सपेंसेस जो आपने किए उनके लिए क्लेम देखेंगे, और इनडायरेक्ट लॉस है उसके लिए आप किस तरीके से क्लेम करते हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप में शॉर्ट सेल कैलकुलेट करनी होगी। सेकंड आपको रेट ऑफ जीपी कैलकुलेट करना होगा, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। थर्ड नंबर पे लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट। फोर्थ नंबर पे आपको पॉलिसी शुड बी टेकन या पॉलिसी टू बी टेकन।
इसका वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी कि आपको पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए थी, आपको इंडेमनिटी पीरियड में कितनी शॉर्ट सेल हुई, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्या था, लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट क्या था। फोर्थ नंबर पे आपको कैलकुलेट करना होगा पॉलिसी टू बी टेकन, और फिफ्थ नंबर पे आप क्लेम करेंगे क्लेम अमाउंट। तो ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। स्टेप फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, क्लेम फॉर नेट प्रॉफिट, क्लेम फॉर नेट प्रॉफिट। तो देखिए शॉर्ट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 15 जुलाई 2019 को आग लग गई, ये हमारी डेट ऑफ फायर हो जाती है। और आग लगने के कारण जो बिजनेस है वो जो डिस्टर्ब पीरियड रहा, जो हम इंडेमनिटी पीरियड जिसे हम कहेंगे, इंडेमनिटी पीरियड जो रहा वो हमारा रहा 3 मंथ, यानी कि इसके कारण जो पहले जैसी सेल थी वो 3 मंथ तक नहीं हो पाई। 15 जुलाई को अगर आग लगी है 2019 में, तो यानी कि 15 जुलाई से जुलाई 2019 टू 15 अक्टूबर 2019, ये जो पीरियड है, ये जो 3 मंथ का पीरियड है, ये इंडेमनिटी पीरियड कहलाता है। हर केस में 3 मंथ हो, ये जरूरी नहीं है, 6 मंथ भी हो सकता है। अगर ज़्यादा आग लगी है तो, और ज़्यादा आग लगी है तो हो सकता है 1 साल 1.5 साल भी रह जाए। जनरली ये 1 ईयर से कम ही होता है, क्योंकि पॉलिसी अमाउंट मैंने आपको बताया, पॉलिसी जनरली 1 साल से कम के लिए ली जाती है। जो फायर इंश्योरेंस होता है, मरीन इंश्योरेंस होता है, ये हर साल इनका प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो देखिए इंडेमनिटी पीरियड जो हुआ, यानी कि जिसके कारण आपने बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब रहा आग लगने के कारण, वो जो पीरियड है वो 3 मंथ है। इस क्वेश्चन में हो सकता है किसी क्वेश्चन में 6 मंथ भी रहे, 8 मंथ भी रहे या 9 मंथ भी रहे। तो आग लगी थी 15 जुलाई 2019 को, और 15 जुलाई 2019 से लेकर 15 अक्टूबर 2019 तक बिजनेस की जो सेल है वो पहले जैसी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि बिजनेस डिस्टर्ब रहा। क्यों डिस्टर्ब रहा? क्योंकि बिल्डिंग वगैरह जल चुकी थी, फर्नीचर वगैरह जल चुका था, और उसके कारण हमें जो बिजनेस है उसको आसपास ही कहीं ट्रांसफ़र करना पड़ा, जिसके लिए हमने एडिशनल एक्सपेंसेस भी पे किए, अलग से एक ऑफिस किराए पे लिया, वहाँ पे उसका अलग से रेंट पे किया। और हो सकता है कुछ समय आपको बिजनेस भी बंद रखना पड़े, लेकिन बिजनेस जब बंद रहा उसके बाद भी आपने जो कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपको पे करने ही पड़ते हैं, चाहे आपका बिजनेस रन करे या नहीं करे शॉर्ट पीरियड में। जैसे अब आग लग गई और आग लगने के कारण आपको 2-4 दिन बिजनेस बंद रखना पड़ा, लेकिन उस कंडीशन में, या हो सकता है 1 महीने 2 महीने आपको बिजनेस बंद रखना पड़ा, लेकिन उस महीने में जब बिजनेस बंद रहा, जो लोन पहले चल रहे थे उनका इंटरेस्ट तो आपने पे किया ही होगा, तो वो आपका स्टैंडिंग चार्जेज हो जाता है, और उसके लिए भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। तो देखिए इस पीरियड में आपकी जो सेल है वो निश्चित रूप से लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम रही होगी। लास्ट ईयर बिजनेस नॉर्मल चल रहा था, हमारा बिजनेस बहुत लंबा समय पुराना था भाई, 30-20 साल 40 साल पुराना बिजनेस था, बढ़िया तरीके से चल रहा था। पिछले साल आग वगैरह कुछ नहीं हुई, तो सेल हमारी जैसी हर साल होती थी वैसी रही। लेकिन इस साल जब लॉस हुआ, 2019 में आग लग गई, तो उसके कारण हमें बिजनेस कहीं और शिफ्ट करना पड़ा, जहाँ पहले जैसे कस्टमर नहीं आ पाए, या जितने कस्टमर हमारे पहले पहुँचते थे हमारी शॉप पे उतने कस्टमर नहीं पहुँच पाए, तो आपको लॉस, निश्चित रूप से आपकी सेल कम हुई है। तो ये जो पीरियड है इंडेमनिटी पीरियड, इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट सेल। तो देखिए शॉर्ट सेल किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। आप सबसे पहले लेंगे, हेडिंग डाल देते हैं हम, कंप्यूटेशन ऑफ
शॉर्ट सेल, चाहे तो लिख सकते हैं आप स्टेप फर्स्ट। तो अब देखिए यहाँ पे आप जो लेंगे प्रीवियस ईयर सेल्स लेंगे, तो प्रीवियस ईयर सेल लेंगे लेकिन कौन सी पीरियड की, फॉर इंडेमनिटी पीरियड, यानी कि इस साल आग लगी और इस साल के कारण 3 मंथ आपके बिजनेस जो है वो कम चला और आपको जो सेल है वो कम हुई, मान लीजिए केवल 20,000 की सेल हुई इस पीरियड में 3 मंथ की सेल्स मिला के, लेकिन प्रीवियस ईयर जब आग नहीं लगी थी तब तो आपको बढ़िया सेल हुई होगी। तो इंश्योरेंस कंपनी जो पे करेगी आपको, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको जो पे करेगी, अच्छा हाँ, तो इंश्योरेंस कंपनी जब आपको पे कर रही है, हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास है और ABST फर्स्ट में कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो है इंश्योरेंस। इसमें आज हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंशियल, लॉस इंश्योरेंस। देखिए लॉस बाय फायर जो होता है, जो जिस दिन आग लगती है उसके कारण जो लॉस होते हैं वो 2 तरह के लॉस होते हैं हमारे पास, एक डायरेक्ट लॉस होते हैं और एक इनडायरेक्ट लॉस होते हैं। लॉस बाय फायर, तो ये जो लॉस होते हैं ये हमारे पास 2 तरीके के लॉस हैं। एक है डायरेक्ट लॉस जिसमें आपके लॉस ऑफ स्टॉक आ जाता है, और सेकंड जो लॉस आते हैं वो आ जाता है लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स। जैसे आग लगने के कारण आपका स्टॉक जल गया या फिर जो फिक्स एसेट्स है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है या बिल्डिंग है, वो आपकी जल गई और वो जो लॉस हुआ वो डायरेक्ट लॉस होता है। सेकंड जो लॉस हो सकता है वो हो सकता है आपको इनडायरेक्ट लॉस। इनडायरेक्ट लॉस जो हो सकते हैं वो आपको 3 टाइप्स के लॉस हो सकते हैं। नंबर 1 लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, नंबर 2 लॉस ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेज, और नंबर 3 लॉस ऑफ स्टैंडिंग चार्जेज। तो देखिए लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट क्या है, यहाँ पे लॉस ऑफ स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए जो क्लेम कैलकुलेट करते हैं वो किस तरीके से क्लेम कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। हमने देखा था अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो लॉस बाय फायर मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इस तरीके से ये फार्मूले के थ्रू हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं स्टॉक की। और अगर फिक्स असेट्स का आपको लॉस हुआ है तो फिक्स असेट्स का जितना लॉस हुआ है उसकी वैल्यू भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर पॉलिसी अमाउंट ज़्यादा है तो जितने का लॉस होगा, अगर आपका जो वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स है वो कम है, पॉलिसी अमाउंट ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जो लॉस होगा वो आपको पूरा के पूरा मिलेगा, उसका फुल क्लेम एक्सेप्ट होता है। कब? अगर आपकी पॉलिसी अमाउंट ज़्यादा है। लेकिन अगर पॉलिसी अमाउंट फिक्स असेट्स की वैल्यू से कम है तो उस कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ क्लेम है वो आपको इस फॉर्मूले के थ्रू मिलेगा। यहाँ पे फॉर्मूला हम लगा देंगे लॉस बाय फायर मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। अगर हम फिक्स असेट्स के लिए क्लेम कैलकुलेट करेंगे तो फिर डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ऑन द डेट ऑफ फायर। तो इस तरीके से हम फिक्स असेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमारे जो चैप्टर में है जनरली क्वेश्चन वो सारे के सारे स्टॉक के क्वेश्चन हैं, तो हमारे जो सिलेबस में है केवल हम वही पढ़ रहे हैं। फिक्स असेट्स के लिए जो क्लेम है उसके लिए 1 या 2 क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं, तो जो क्वेश्चन हम दे रखे हैं वो निश्चित रूप से हम करा देंगे। लेकिन फिलहाल हम
फिक्स असेट्स टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत कम पूछा जाता है, पूछा ही नहीं गया बल्कि आज तक। हाँ, इनडायरेक्ट लॉस जो है उसमें आपके जो मेन टॉपिक दे रखा है वो यही दे रखा है, या तो लॉस ऑफ स्टॉक से आपका क्वेश्चन आता है, या जो क्वेश्चन आता है आपके लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट का क्वेश्चन आता है। तो देखिए नेट प्रॉफिट का जो लॉस है वो किस तरीके से होता है ये एक बार हम देख लेते हैं। ये जो लॉस है इनडायरेक्टली जो भी लॉस हुए इन्हीं को हम कॉन्सिक्वेंशनल लॉस कहते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, ये जो इनडायरेक्ट लॉस है ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंशियल लॉस कहलाते हैं। और लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। कि देखिए जब आग लगी बिजनेस में, मान लेते हैं हम कि जो आग लगी है 15 जुलाई 2019 को आग लगी है, और इसके कारण जो 15 जुलाई ये डेट ऑफ फायर है, इस दिन जो माल गोडाउन में पड़ा था 1 लाख रुपीज़ का सारा के सारा जल गया, हम कुछ भी नहीं बचा पाए, सारा माल जल गया। तो जब गुड्स जली होगी तो गुड्स के साथ जो जहाँ पे गुड्स रखी होगी वो जो जगह है, जो गोडाउन है वो भी तो जला होगा। तो गोडाउन की जो दीवारें हैं वो निश्चित रूप से बिल्कुल ब्लैक हो चुकी होगी, काफ़ी सारा हो सकता है जो फर्नीचर वगैरह है वो भी जल गया होगा। तो वो रिपेयर कराने में टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि 15 जुलाई को आग लगी और 16 जुलाई से हम वापस से काम करने लग जाएं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक वो रिपेयर नहीं होगा, पेंट नहीं होगा, फर्नीचर रिपेयर नहीं होगा, तो जो चीज़ें रिपेयर होने लायक होगी उनको रिपेयर कराएंगे, और जो नई लाने लायक होगी, जो यहाँ से हटानी होगी, नई लानी होगी, वो उन्हें हम न्यू परचेज करेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और तब तक क्या हम बिज़नेस बंद कर दें। जैसे मान लीजिए अगर हैवी लॉस हुआ है तो उसको रिपेयर करने में टाइम लग जाएगा। हो सकता है अगर डैमेज कम हुआ होगा तो 1, 2, 4, 6 दिन में रिपेयर हो जाएगा, लेकिन अगर हैवी लॉस हुआ होगा तो फिर उसको रिपेयर करने में टाइम लग जाता है। कई बार टाइम 2 महीने 3 महीने का भी लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हम बिज़नेस बंद रखें? अगर बिज़नेस बंद कर देंगे तो हमें ज़्यादा लॉस होगा। तो इसलिए जनरली बिजनेसमैन क्या करता है कि जहाँ पे आग लगी है और अगर हैवी डैमेज हुआ है तो वो व्यक्ति बिज़नेस तो चालू रखेगा, लेकिन वो आसपास एक जगह रेंट पे ले लेते हैं, जो जहाँ पे पहले बिज़नेस था उसी के आसपास होती है जगह, वहाँ पे बस एक्स्ट्रा रेंट लगता है, लेकिन बिज़नेस आप वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं और उस जगह से आप बिज़नेस रन कर सकते हैं। तो ऐसी जगह जो आपने नई जगह जो बिज़नेस ट्रांसफ़र किया है कुछ समय के लिए, यहाँ पे जो सेल होगी वो पहले जैसी सेल नहीं होती, लेकिन जो चूँकि एरिया आपका वही है तो कस्टमर भी आपके पहले वाले हैं, बस उन सब तक आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इसके लिए जो पुरानी जगह है वहाँ पे आप एक साइन बोर्ड लगा देते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो शॉप है यहाँ पे इस जगह से इस जगह पर ट्रांसफ़र कर दी गई है आग लगने के कारण, और 3 महीने के लिए ये ट्रांसफ़र की है, या 2 महीने के लिए ट्रांसफ़र की है, या 6 महीने के लिए ट्रांसफ़र की है। आप इस तरीके से इन्फॉर्मेशन साइन बोर्ड के थ्रू वहाँ पे जो आने वाले पुरानी शॉप पे जो कस्टमर आ रहे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब जो आपने नई जगह ट्रांसफ़र की है वहाँ पे सारे के सारे कस्टमर जो पहले वाले हैं वो नहीं पहुँच पाते, कुछ कस्टमर पहुँच जाते हैं और कुछ कस्टमर नहीं पहुँच पाते, जिससे क्या होता है कि जो सेल आपकी पिछले साल जितनी सेल हुई थी या प्रीवियस ईयर्स में जितनी सेल हुई थी उतनी सेल नहीं हो पाती, लेकिन थोड़ी बहुत सेल होती है। तो सेल पहले से तो कम होती है, लेकिन कुछ ना कुछ सेल होती है। इससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो पहले से बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कम होगा, और पूरा ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो बिल्कुल जीरो भी नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा और थोड़े बहुत प्रॉफिट का आपको लॉस होगा। तो ये जो हुआ इसे आप जो पहले से प्रॉफिट कम हुआ इसे आप कहेंगे लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, इसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, आपको एक नया स्पेस किराए पे लेना पड़ा, आपको एक नया स्पेस किराए पे लेना पड़ा, और क्यों लेना पड़ा? आग लगने के कारण। अगर आपको सेल्स इंक्रीज करनी थी तो, या फिर आपको लॉस कम से कम करना था, क्योंकि अगर आप बिजनेस बंद ही कर देते तो, या फिर उस कंडीशन में तो जिस कंडीशन में आग लगने के बाद थी उस कंडीशन में आप बिजनेस को पहले जैसे रन नहीं कर पा रहे थे, तो आपको पहले से ज़्यादा सेल करने के लिए या आपको लॉस कम करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा करने पड़े। पास में एक रेंट पे शॉप लेनी पड़ी और रिपेयर कराना पड़ा, मेंटेनेंस करवानी पड़ी जो अपना पुराना गोडाउन जल गया था वहाँ पे। तो इसके लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडिंग चार्जेस जो आपने पहले लोन ले रखे थे, बिजनेस आपका बंद हो गया, 15 दिन दुकान बंद रही आग लगने के कारण, लेकिन उस कंडीशन में आपको एम्प्लॉय की सैलरी तो पे करनी पड़ी,
15 दिन के लिए आप एम्प्लॉय को निकाल तो नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है। आग लग गई, किसी भी बिजनेस में लग जाती है। मान लीजिए आपके फैक्ट्री में आग लग गई और उसके कारण 2000 वर्कर आप में काम करते हैं आपके यहाँ, तो आप 2000 वर्कर को तुरंत निकाल तो नहीं देंगे। तो ऐसी कंडीशन में 2000 वर्कर हैं उनकी आपको सैलरी तो पे करनी पड़ेगी। ये आपके लिए क्या हो जाता है, स्टैंडिंग चार्जेज हो जाता है। तो आप इसके लिए भी चाहें तो पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आपने पॉलिसी ली है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट करेगी ये सारे एक्सपेंसेस, अदरवाइज ये कंपनसेट नहीं करेगी। अब हम ये मान लेते हैं कि हमने इनके लिए पॉलिसी ली है, और पॉलिसी ली है तो फिर क्लेम लेने का जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, हमने ये मान लिया कि पॉलिसी ली है, अब हम इनका प्रोसीजर देख रहे हैं कि हम किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे और जो क्लेम है उसका प्रोसीजर क्या होगा। देखिए, हेडिंग डाल देते हैं, कंप्यूटेशन of amount of claim for loss of net profit। तो नेट प्रॉफिट का जो लॉस हुआ है उसके लिए आप किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं उसका प्रोसीजर बता रहा हूं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पे आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट स्टेप फर्स्ट, शॉर्ट सेल कैलकुलेट कीजिए आप। 2, ये सेकंड स्टेप हो जाती है आपकी, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। स्टेप थर्ड, लॉस ऑफ शॉर्ट सेल या लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल। स्टेप फोर्थ, पॉलिसी टू बी टेकन, जितने का आपको पॉलिसी लेनी थी वो अमाउंट कैलकुलेट कीजिए। और स्टेप 5, आप क्लेम फॉर अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, ऑफ क्लेम फॉर अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये कैलकुलेट कीजिए। तो ये देखिए, ये 5 स्टेप है, इनको फॉलो करना है आपको, और ये 5 स्टेप के थ्रू आपको कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अभी हम देख सकते हैं आगे कि स्टेप फर्स्ट हम किस तरीके से कंप्लीट करते हैं, सेकंड किस तरीके से कंप्लीट करते हैं, थर्ड किस तरीके से कंप्लीट करना है, फोर्थ और फिफ्थ किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो देखिए, शॉर्ट सेल के लिए आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर सेल्स लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर सेल्स लेनी है, लेकिन याद रखना है फॉर इंडेमनिटी पीरियड। ओनली। तो आपको जो सेल्स लेनी है वो प्रीवियस ईयर की सेल लेनी है, लेकिन केवल इंडेमनिटी पीरियड की। ये इंडेमनिटी पीरियड क्या है? तो देखिए, आग लगने के कारण 2 या 3 महीने बिजनेस डिस्टर्ब रहता है, और उसके कारण जो बिजनेस की जो सेल है वो प्रीवियस ईयर्स की जैसे नहीं रह पाती, प्रीवियस ईयर से कुछ कम होती है। जनरली ऐसा होता है। तो आपको प्रीवियस ईयर की सेल लेनी है, लेकिन केवल उसी टाइम पीरियड की लेनी है जो आपका इंडेमनिटी पीरियड है। यानी कि हमने पिछले केस में देखा था कि 2019 में, एज्यूम कर लेते हैं 2019 में 15 जुलाई को आग लग गई, और 3 मंथ
इंडेमनिटी पीरियड रहा आपका, तो इसके कारण 3 मंथ जो सेल है वो आपकी पहले जैसी नहीं रही और पहले से कम सेल हो रही है। तो कौन कौन से पीरियड में कम सेल होगी, तो देखिए करंट ईयर 2019 में जब आग लगी तो 15 जुलाई 2019 टू 15 अक्टूबर 2019 ये जो पीरियड है इसमें आपकी सेल कम हुई, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंडेमनिटी पीरियड कहेंगे। लेकिन ये करंट ईयर का इंडेमनिटी पीरियड है, यानी कि जिस साल आग लगी उस साल का। आपको जब शॉर्ट सेल की कैलकुलेशन करनी है तो प्रीवियस ईयर का, आग लगने से पिछले साल का जो इंडेमनिटी पीरियड है उसकी सेल लेनी है जब आग नहीं लगी थी। पिछले साल जब प्रीवियस ईयर है जब आग नहीं लगी थी तो जो सेल है वो नॉर्मल सेल हुई होगी, कम नहीं हुई होगी, तो हम प्रीवियस ईयर की सेल लेते हैं और कंपैरिजन करते हैं इस साल से कि इस साल जो सेल हुई है वो कितनी कम हुई है, और फिर जो डिफरेंस है उसके लिए हम क्लेम कर देंगे, उसमें जो प्रॉफिट है वो देख लेंगे हम कितना प्रॉफिट होता है। तो कैसे देखते हैं, प्रीवियस ईयर की सेल ली फॉर इंडेमनिटी पीरियड, ये हमने यहाँ पे ले ली, इसमें ऐड करेंगे या लेस करेंगे। अब क्या ऐड लेस करना है, तो आप ट्रेंड देख रहे होंगे, जो व्यक्ति रन कर रहा है बिजनेस 5-6 साल से या 10 साल से या 20 साल से, तो वो अच्छे से जानता है कि एडजस्टमेंट फॉर इंक्रीज इन ट्रेंड ऑफ सेल्स, और लेस करेंगे एडजस्टमेंट फॉर डिक्रीज इन ट्रेंड ऑफ सेल्स। यानी कि अगर आपकी सेल्स मान लीजिए कई साल, जैसे 2015 में हमने मान लिया कि सेल्स हमारी 1 लाख थी, फिर 16 में 10% इंक्रीज हो गई, फिर 17 में 10% इंक्रीज हो गई, 18 में फिर 10% इंक्रीज हो गई, और फिर 19 में 10% इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब अगर आग नहीं लगती तो 2020 में भी आपकी सेल्स 10% इंक्रीज होती। तो ऐसा होता है। इसी तरह हम ट्रेंड को अगर देखें तो हो सकता है आपकी 10 हर साल डिक्रीज हो रही हो, अगर डिक्रीज हो रही है तो हम उस कंडीशन में डिक्रीज कर देंगे, अगर इंक्रीज हो रही है तो आप इंक्रीज कीजिए, और डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज कीजिए, जैसा भी आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन होगी। इसके लिए निश्चित रूप से क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन होगी। तो अगर ऐड हो रही है तो हम ऐड कर देंगे, लेस हो रही है तो लेस कर देंगे। ये जो वैल्यू है इसमें ये जो अमाउंट आएगा ये आ जाती है टोटल सेल्स या प्रीवियस ईयर सेल्स ऑफ इंडेमनिटी पीरियड। इसमें से आप लेस कर दीजिए एक्चुअल सेल्स ऑफ करंट ईयर इंडेमनिटी पीरियड। तो करंट ईयर यानी कि जिस साल आपको आग लगी, ये आपके बिजनेस में आग लगी, एक्चुअल सेल्स ऑफ करंट ईयर इंडेमनिटी पीरियड, यानी कि आपके बिजनेस में आग लगी थी 15 जुलाई 2019 को, और जो इंडेमनिटी पीरियड था 15 जुलाई 2019 टू 15 अक्टूबर 2019 की जो सेल है, जो एक्चुअल सेल्स है वो आप लेस कर दीजिए। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हमने ये सब ऐड करके देखा और 1,50,000 आया और रियल में आपको सेल्स हुई 30,000, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो सेल्स होनी चाहिए थी वो 150 होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल सेल्स कितनी हुई 30,000, तो 120,000 ये जो सेल कम हुई इसे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट सेल। तो ये जो शॉर्ट सेल है यानी कि 1,20,000 जो सेल है वो आपकी कम हुई है, और किसके कारण कम हुई है, आग लगने के कारण। तो ऐसा माना जाएगा कि ये सारा के सारा प्रॉफिट तो नहीं था भाई, इसमें प्रॉफिट कितना था भाई, सेल्स का मतलब ये होता है अगर आप 1,20,000 का गुड सेल करते तो उसकी निश्चित रूप से थोड़ी बहुत कॉस्ट भी तो आती, तो सारा के सारा तो प्रॉफिट नहीं है इसमें। तो प्रॉफिट कितना है, जितना प्रॉफिट है वो देख लीजिए, तो वो आपको लॉस हुआ है तो उतना लॉस आपका बीमा कंपनी कंपनसेट कर देगी, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको कंपनसेट कर देगी। अगर आपने पॉलिसी ली होगी तो कंपनसेट करेगी, और अगर आपने पॉलिसी नहीं ली होगी तो कंपनसेट भी नहीं करेगी। तो इसके लिए जो आप हेडिंग डाल देंगे, ये जो शॉर्ट सेल है इसकी कैलकुलेशन के लिए वो आप लिख देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट सेल।
तो ये आपकी स्टेप फर्स्ट हो जाती है, जिसके थ्रू आप शॉर्ट सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो मैंने अमाउंट लिया है ये मैंने अपने एज्यूम किया हुआ है अभी, क्योंकि अभी हमने कोई क्वेश्चन लिया नहीं है, तो एक्चुअल फिगर अभी हमारे पास है नहीं है। तो आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर ली। अब हम देखते हैं रेट ऑफ जीपी आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो रेट ऑफ जीपी के लिए आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं नेट प्रॉफिट अपॉन, तो देखिए सेकंड स्टेप जो हमारी होती है यहाँ पे ये है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टेप सेकंड, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू आप रेट ऑफ जीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शेयर शॉर्ट सेल। तो देखिए हम ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेप थर्ड, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट। तो देखिए लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। जीपी रेट हमने कैलकुलेट की अभी थोड़ी देर पहले, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट सेल। तो देखिए आपने शॉर्ट सेल कैलकुलेट किया था यहाँ पे, तो आप ये जो आया शॉर्ट सेल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो जीपी रेट निकाली है आपने, तो जीपी रेट मान लीजिए 10%, 15%, 20% जो भी आई, आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए शॉर्ट सेल से, तो आपके पास लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे पॉलिसी टू बी टेकन। तो देखिए इसके लिए फिर से स्पेस चाहिए होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम आ जाते हैं फोर्थ स्टेप पे, उसके लिए स्पेस चाहिए आपको। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाती है स्टेप 4। स्टेप 4 है हमारी पॉलिसी टू बी टेकन, कंप्यूटेशन ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन। तो देखिए ये किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप इसके लिए लेंगे सेल्स 12 मंथ, सेल जस्ट बिफोर डेट ऑफ फायर। तो जिस दिन आग लगी उससे ठीक 12 महीने पहले की सेल्स लेनी है आपको, 12 महीने तक की सेल्स लेनी है। ये जो सेल्स होनी चाहिए 12 महीने की सेल्स होनी चाहिए, और जिस दिन आग लगी उस दिन से ठीक पहले वाली होनी चाहिए। यानी कि अगर हमें हमारे बिजनेस में 15 जुलाई 2019 को आग लगी थी, आग कब लगी थी, डेट ऑफ फायर है, एज्यूम कर लेते हैं हम कि डेट ऑफ फायर है 15 जुलाई 2019, तो हम जहाँ पे जो सेल्स लेंगे वो कब के पीरियड की होगी, तो वो होगी ठीक 1 साल पहले की, यानी कि 15 जुलाई 2018 टू 15 जुलाई 2019 इस पीरियड की सेल होगी। तो जिस दिन आग लगी ठीक उससे 12 महीने पहले की सेल है ये,
तो ये वाली सेल हम यहाँ पे लिख देंगे, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, यानी कि 14 जुलाई 2018 और 15 जुलाई 2018 टू 14 जुलाई 2019 तक की सेल हो सकती है ये। इसमें फिर से एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर इंक्रीज ट्रेंड और एडजस्टमेंट फॉर डिक्रीज ट्रेंड। तो आप देख लीजिए, अगर इंक्रीज हो रहा है हर साल तो आप इंक्रीज कर दीजिए, और डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कर दीजिए। जितना भी परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, अगर 10% सेल इंक्रीज हो रही है हर साल तो 10% इंक्रीज कर दीजिए, और अगर डिक्रीज हो रही है 10% तो डिक्रीज कर दीजिए। ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ये आपको बुक में गिवन होगी, क्वेश्चन में आपको अवेलेबल होगी। अगर अवेलेबल नहीं हो तो मत करना। तो ये हमारे आ जाता है एनुअल टर्नओवर, ये एनुअल टर्नओवर आ जाता है। अब आप पॉलिसी टू बी टेकन कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉलिसी टू बी टेकन। इसके लिए फॉर्मूला है रेट ऑफ जीपी जो आपने कैलकुलेट की थी स्टेप सेकंड में, उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एनुअल टर्नओवर से। तो एनुअल टर्नओवर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया रेट ऑफ जीपी से डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पॉलिसी टू बी टेकन अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है। अब इसके बाद बारी आती है क्लेम फॉर अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आपको जो लॉस हुआ है प्रॉफिट का, उसके लिए आप जो क्लेम करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या फॉर्मूला होगा। तो देखिए उसका जो फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूं। पहले आप कंपेयर करेंगे कि आपका जो पॉलिसी टू बी टेकन अमाउंट है, आपकी जो पॉलिसी अमाउंट है, आपको पॉलिसी लेनी कितनी थी, पॉलिसी टू बी टेकन, मान लीजिए ये इसकी वैल्यू आ गई 1,50,000 और आपने पॉलिसी ले रखी है 160 की, तो पॉलिसी अमाउंट ज़्यादा है, ये हो गया आपका पॉलिसी अमाउंट। अगर आपका पॉलिसी अमाउंट ज़्यादा है तो आपको पूरा के पूरा क्लेम मिलेगा, तो उसको आपको फिर कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पॉलिसी टू बी टेकन अमाउंट ज़्यादा है और यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट आपका कम हो जाता है, मान लीजिए पॉलिसी अमाउंट हो जाता है 1,20,000, तो आपका पॉलिसी अमाउंट अगर कम है तो आपको क्लेम करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और जो फॉर्मूला है वो मैं बता देता हूँ। अमाउंट फॉर क्लेम, ये जो आपकी स्टेप है ये लास्ट स्टेप है, स्टेप 5th, स्टेप 5, ये आपकी स्टेप 4 थी। फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, तो लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय पॉलिसी टू बी टेकन। तो पॉलिसी टू बी टेकन आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, और पॉलिसी अमाउंट आपका 120 है, और जितना लॉस हुआ है वो आप लिख दीजिए। तो माना लॉस हुआ है 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट 120 और डिवाइडेड बाय पॉलिसी टू बी टेकन 150। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये परफॉर्मा था जिसमें कि हमने अभी एक्चुअल फिगर नहीं लिए, कोई हमारे क्वेश्चन भी गिवन नहीं था। अब हम देख लेते हैं अगर हमें वैल्यू गिवन हो तो हम इंफॉर्मेशन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और उनको शो किस तरीके से करेंगे, और जो अमाउंट है, जो शॉर्ट सेल को कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ जीपी कैलकुलेट करना है, लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, पॉलिसी टू बी टेकन कैलकुलेट करना है, और लास्ट में आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है क्लेम के लिए। तो ये किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले इसके लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन की जो डिटेल है वो मैं आपको समझा देता हूँ।
तो सबसे पहले डेट ऑफ फायर लिख लेते हैं हम। डेट ऑफ फायर 1 मई 2014, ये आपकी डेट ऑफ फायर है। इस दिन बिजनेस में आग लगी जिसके कारण हमें लॉस हुआ। और इंडेमनिटी पीरियड का जो मंथ है वो मैं आपको बता दूं कि 5 मंथ हैं। पीरियड 5 मंथ। तो देखिए 5 मंथ कौन से हो जाएंगे? 1 मई 2014 टू 30 सितंबर 2014, ये जो पीरियड है ये इंडेमनिटी पीरियड हो जाएगा। यानी कि इस ड्यूरेशन में आपको जो सेल्स हुई है वो इफेक्ट हुई है आग लगने से, और वो पहले के कंपैरिजन में कम रही है। इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास है 1,50,000 की, तो यहाँ पे हम पॉलिसी अमाउंट लिख देते हैं 1,50,000 आपकी पॉलिसी अमाउंट है। नेट प्रॉफिट जो आपके पास है वो 48,000 है। नेट प्रॉफिट जो प्रीवियस ईयर का है ये आपके पास 48,000 है। सेल्स या टर्नओवर भी कहते हैं इसको, ये प्रीवियस ईयर की आपके पास है 8 लाख। और स्टैंडिंग चार्जेस जो आपको गिवन है वो 1 लाख है। स्टैंडिंग चार्जेज ₹1 लाख। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज ₹80,000। तो देखिए स्टैंडिंग चार्जेज आपके पास ₹1 लाख के हैं, लेकिन इसमें से जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज है वो ₹80,000 ही है। सेल्स फर्स्ट मई 2013 टू 30 सितंबर 2013, इस पीरियड की जो सेल्स है वो आपको गिवन है 2,80,000। सेम 1 मई 2014 टू 30 सितंबर 2014, इसकी जो सेल्स है ये आपको 1,08,000 गिवन है। फर्स्ट मई 2013 टू 30 अप्रैल 2014 की जो सेल्स है वो आपको गिवन है 9,60,000। आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है देयर वर अपवार्ड ट्रेंड ऑफ बिजनेस बाय 10% एवरी ईयर। You are to calculate the amount for claim of loss of net profit।
तो देखिए क्वेश्चन में जो डिटेल्स आपको गिवन है वो ये सारी डिटेल्स आपको गिवन है। क्वेश्चन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए आपके बिजनेस में जो आग लगी वो 1 मई 2014 को थी। तो ये जो 13 वाला ईयर है 1 मई 2013 टू 30 सितंबर 2013, ये जो ईयर है इसकी जो सेल है ये है तो सेल्स इंडेमनिटी पीरियड की, सेल्स फॉर प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर की सेल है लेकिन इंडेमनिटी पीरियड की। जब शॉर्ट सेल कैलकुलेट करते हैं तो इस सेल्स को हम यूज करते हैं। ये एक्चुअल सेल्स है करंट ईयर की। 1 मई 2014 को जो सेल दे रखी है 1 मई 2014 टू 30 सितंबर 2014, ये जो सेल दे रखी है ये सेम ईयर है। देखिए जिस साल आग लगी तो सेम ईयर है, तो इसका मतलब ये सेल्स हो जाती है इंडेमनिटी पीरियड की लेकिन करंट ईयर के लिए, सेल्स फॉर करंट ईयर या करंट ईयर सेल्स फॉर इंडेमनिटी पीरियड। तो देखिए फर्स्ट स्टेप जब आप कैलकुलेट करेंगे, स्टेप फर्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट सेल, हमारी फर्स्ट स्टेप यही थी। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर सेल्स लेंगे, सेल्स फॉर इंडेमनिटी पीरियड, फॉर तो देखिए प्रीवियस ईयर सेल यानी आग लगी 2014 में, तो हमें 1 मई 2013 की सेल चाहिए और इंडेमनिटी पीरियड हमारे पास 5 मंथ है, तो 5 मंथ की सेल यानी कि 1 मई से 1 मई 2013 टू 5 मंथ कब कंप्लीट होते हैं 30 सितंबर 2013, 30 सितंबर 2013। तो ये जो 5 मंथ है इस 5 मंथ की सेल चाहिए मेरे को प्रीवियस ईयर की। 2014 में आग लगी है तो मेरे को सेल चाहिए 2013 की। तो यहाँ पे देखिए 1 मई 2013 टू 30 सितंबर 2013 की सेल दी हुई है आपको 2,80,000। नेक्स्ट देखिए लास्ट में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, देयर वर अपवर्ड ट्रेंड ऑफ बिजनेस बाय 10%, यानी कि हर साल आपकी जो सेल है वो 10% इंक्रीज हो जाती है। यहीं पे लिख लेते हैं पर एनम, यानी कि हर साल आपकी इंक्रीज हो रही है सेल कितने रुपए से 10% से। तो इसका मतलब अगर प्रीवियस ईयर की सेल आपकी 2,80,000 है तो इस साल 2014 में जब एक साल बाद आप आते तो 10% इंक्रीज होती है, यानी कि 10% इंक्रीज होनी थी। तो आप इसको 10% इंक्रीज कीजिए 28,000, ये इंक्रीज होती तो हमारी जो टोटल सेल्स होती है एक्सपेक्टेड सेल्स होती, एक्सपेक्टेड सेल्स जो आपकी होती वो होती 3,08,000। तो देखिए 2,80,000 प्लस 28,000 ये हो जाता है आपका 3,08,000। इसमें से आप लेस कर दीजिए सेल्स for sales of indemnity period, करंट ईयर की सेल। तो ये करंट ईयर सेल लेना, यानी कि करंट ईयर का जब आग लगी 1 मई 2014, फर्स्ट ईयर ये 1 मई 2014 टू 30 सितंबर 2014 हो जाएंगे। इंडेमनिटी पीरियड 5 मंथ है, तो आपकी इस ड्यूरेशन की जो सेल है 1 मई 2014 टू 30 सितंबर 2014, ये सेल हो जाती है एक्चुअल 1,08,000। आप इसे लेस कर दीजिए तो आप देख सकते हैं कि आपकी 2 लाख रुपए की जो सेल है वो कम हुई है। आपकी जो सेल होनी थी वो 3,08,000 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो सेल हुई 1,08,000 की हुई, तो 2 लाख जो सेल हुई वो कम हुई। इसे आप कहेंगे शॉर्ट सेल। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप है आपके पास कैलकुलेट करना है, यू आर टू कैलकुलेट रेट ऑफ जीपी। तो हम इसे हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, रेट ऑफ जीपी शॉर्ट में कह देते हैं हम,
और इसके लिए जो फॉर्मूला लेते हैं हम, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है आपको, नेट प्रॉफिट आपके पास 48,000 है और स्टैंडिंग चार्जेज टोटल आपके पास 1 लाख है, लेकिन आपको लेने कौन से हैं, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज हमारे पास 80,000 है, तो नेट प्रॉफिट आपके पास पूरा आ जाता है 48,000। लेकिन जब चार्जेज की बात आएगी तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज लेंगे, आपके पास टोटल स्टैंडिंग चार्जेज 1 लाख है, लेकिन जिसमें से इंश्योर्ड है वो आपके पास केवल 80,000 है। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज आपके 80,000 लेना है। प्रीवियस ईयर सेल्स जब आप लेंगे तो आपको सेल्स गिवन है क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर 8 लाख सेल्स है आपकी, तो सेल्स प्रीवियस ईयर की लेंगे आप 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका रेट ऑफ जीपी आ जाता है 48 प्लस 80,000, ये आपका हो जाता है 1,28,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका जीपी आ जाएगा 16%। तो रेट ऑफ जीपी हो जाती है हमारी 16%। तो हमने फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों कैलकुलेट कर लिए, आपको जो जीपी रेट आई है वो 16% आई है। अब आप इसको याद रखिएगा या आप किसी कोने में लिख दीजिए कि रेट ऑफ जीपी आपकी जो रही वो कितनी रही, 16%। यहाँ पे हम इस कोने में लिख देते हैं, ये आपकी जीपी रेट हो जाती है। अब थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं हम। थर्ड स्टेप थी हमारी लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। शॉर्ट सेल आपके पास कितनी आई थी, 2 लाख। तो देखिए हमारे पास शॉर्ट सेल आई है 2 लाख, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आपकी शॉर्ट सेल आपने कितनी कैलकुलेट की है, 2 लाख। सेकंड नंबर पे आपने रेट ऑफ जीपी कैलकुलेट की है, जो आपने 16% कैलकुलेट की है। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्टेप थर्ड, लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट। तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए इसके लिए, जीपी रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट सेल। तो देखिए शॉर्ट सेल आपकी थी 2 लाख इंटू जीपी रेट 16 बाय 100, तो आपके पास आ जाती है 32,000। इसका मतलब 32,000 का आपका लॉस हुआ है। टोटल सेल्स आपकी 2 लाख कम हुई, सारी की सारा प्रॉफिट नहीं था, कुछ ही प्रॉफिट होगा। कितना परसेंट प्रॉफिट था, 16%। तो 2 लाख का 16% आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको 32,000 का लॉस हो जाता है इस कंडीशन में। तो देखिए आग लगने से आपको जो लॉस हुआ वो 32,000 का था। अब हम आ जाते हैं स्टेप 4 पे, पॉलिसी टू बी टेकन। ये शायद आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप 12 मंथ सेल लेते हैं, जस्ट बिफोर डेट ऑफ फायर। तो देखिए 12 मंथ सेल लेनी है आपको जस्ट बिफोर डेट ऑफ फायर। तो आग कब लगी थी आपको आपके बिजनेस में, तो आग लगी थी हमारे 1 मई 2014। 1 मई 2014 में आग लगी थी, तो 1 मई 2013 से लेकर 1 मई 2014 तक की सेल ले लीजिए। तो ये 12 मंथ हो जाते हैं, 12 मंथ की सेल ले लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए आपको गिवन होगी ये 1 मई 2013 टू 30 अप्रैल 2014 की सेल आपको दी हुई है। ये हो जाती है आपके पास 9,60,000। अब हर साल इंक्रीज होती है सेल, तो इस साल आपको इंक्रीज होनी थी और कितनी परसेंट इंक्रीज करनी थी, 10%। यहाँ पे देखिए आपके पास इन्फॉर्मेशन है, देयर वर अपवर्ड ट्रेंड ऑफ बिजनेस बाय 10%, यानी कि हर साल आपकी जो सेल है वो 10% इंक्रीज होती है। तो आप ऐड कर दीजिए 10%।
इंक्रीज इन ट्रेंड। तो देखिए 9,60,000 ये प्रीवियस ईयर की सेल है, 10% इंक्रीज होनी थी यानी कि 96,000 इंक्रीज होनी थी। तो आपकी जो टोटल सेल्स होती वो कितनी होती, 9,60,000 प्लस 96,000, ये हो जाती 10,56,000। ये एनुअल टर्नओवर आ जाता है आपका। एनुअल टर्नओवर जब आपने कैलकुलेट कर लिया तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए पॉलिसी टू बी टेकन के लिए। पॉलिसी टू बी टेकन, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम वो जीपी रेट डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय एनुअल टर्नओवर। तो देखिए जीपी रेट हमारे पास थी 16% यानी कि 16/100 मल्टीप्लाई बाय एनुअल टर्नओवर 10,56,000। ये आपका आ जाता है 1,68,960, यानी कि आपको जो पॉलिसी लेनी थी वो इतने रुपए की लेनी थी, 1,68,960 की। अब एक्चुअल पॉलिसी अमाउंट को आप कंपेयर कीजिए तो आप पाएंगे कि आपकी जो एनुअल एक्चुअल पॉलिसी अमाउंट है वो है 1,50,000, यानी कि आपने पॉलिसी कम की ली है। आपको लेनी तो थी 1,68,960 की, लेकिन आपने एक्चुअल पॉलिसी अमाउंट ली 1,50,000 की। यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन में पॉलिसी अमाउंट गिवन है 1,50,000। तो जब पॉलिसी अमाउंट कम हो तो क्लेम के लिए हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं, स्टेप 5 आ जाती है। हम स्टेप 5 इसमें आपको अमाउंट क्लेम फॉर अमाउंट कैलकुलेट करना है। क्लेम फॉर अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगा दीजिए आप, लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का जो लॉस हुआ था वो मल्टीप्लाई कीजिए आप पॉलिसी अमाउंट से। पॉलिसी अमाउंट ये हमारे पास है 1,50,000 क्वेश्चन में आपको गिवन है, डिवाइडेड बाय पॉलिसी टू बी टेकन। टू बी टेकन, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट हमारे पास हो जाता है 32,000। ये रहा आपके पास, हम ये खाली जगह यहाँ पे स्पेस हमारे पास है तो यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके पास 32,000 का लॉस है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए पॉलिसी अमाउंट से। पॉलिसी अमाउंट आपके पास है 1,50,000 और डिवाइड कर दीजिए आप पॉलिसी टू बी टेकन से 1,68,960 से। तो जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे 32,000 इंटू 1,50,000 डिवाइडेड बाई 1,68,960, ये आपके पास पॉलिसी अमाउंट था। जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं 150 डिवाइडेड बाई 1,68,960 इंटू 32,000 लॉस, तो ये आपके पास 28,409 अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाएगा। ये आपने यहाँ पे सॉल्व किया है इस फार्मूले के थ्रू। तो आप देख सकते हैं आपका जो पॉलिसी अमाउंट, जो क्लेम फॉर अमाउंट है वो आया है 28,409। देखिए जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो लॉस ऑफ स्टॉक के लिए क्वेश्चन आएगा, या क्लेम फॉर स्टॉक के लिए कैलकुलेशन आएगी आपकी क्वेश्चन, या फिर आपका जो क्वेश्चन इंश्योरेंस चैप्टर से आता है वो आपके कॉन्सिक्वेशनल लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ज़्यादा अच्छा है आप इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी अच्छे से करें, जिससे कि आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम कम से कम हो।